गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 3 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से जो यूपीएससी के रेलिवेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको ही पढ़ेंगे। साथ ही में उनका करंट अफेयर का रेलिवेंस तो हम देखेंगे, उसके साथ साथ में उनके लिए जो हमारे लिए स्टैटिक के पोर्शन है उनको भी हम साथ में लेकर चलते हुए चलेंगे, सो दैट हमारा रिविजन भी होता रहे, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहे और हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बन सके। और जो मेरा टारगेट है आप लोगों को 20 मार्क्स मिनिमम प्रीलिम्स 2025 के अंदर सिर्फ न्यूज़पेपर से दिलवाने का, उसको भी मैं पूरा कर पाऊँ। फिलहाल उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जो रास्ता है उस पर चलने के लिए आप लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का उसका आंसर मुझे दे दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ आंसर जो है वो लिख कर बताइएगा मेरे आंसर बताने से पहले, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप लोग कितना रिटेन कर पाते हैं मेरा पढ़ाया हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसी के बिल्कुल पैटर्न पे चलते हुए सवाल जो है वो बनाया गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, काफ़ी डिटेल में मैं गई थी, मेरी आदत है डिटेल में ज़्यादा जाकर पढ़ाने की। तो जो ये FATF के बारे में मैंने पढ़ाया था उसमें से आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आपको आंसर जो है वो देना है। पहली स्टेटमेंट कहती है पाकिस्तान, मोनाको, वेनेजुएला आर करेंटली ऑन FATF ग्रे लिस्ट। बताइएगा ये ठीक है या गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है FATF मेंटेन ए ब्लैक लिस्ट for non-cooperative countries supporting terror funding, money laundering and a grey list for countries considered safe haven for activities। यानी कि जो FATF होती है वो दो टाइप की लिस्ट बनाती है। एक होती है ब्लैक लिस्ट जो कि उन कंट्रीज़ के लिए जो बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव है, बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करती है, टेरर फंडिंग वगैरह को सपोर्ट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग करती है। और ग्रे लिस्ट है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि सेफ हेवन माने जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ की, कि उस कंट्री में भी ऐसा हो सकता है लेकिन वो क्या है FATF के साथ में नॉन कोऑपरेशन नहीं कर रही है। तो यही डिफरेंस है। जल्दी से मुझे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। इजी कैटेगरी का सवाल है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। फिलहाल अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, उनमें से पहली स्टेटमेंट कहती है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यानी स्टेटमेंट 1 और जो 2 है दोनों ही करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। तो इसकी जगह मैं एसर्शन और रीजन भी लिख सकती थी, राइट, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पर बात है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यानी दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट तो है लेकिन ये इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो देखिए आंसर है इसका डी, स्टेटमेंट 1 जो है वो एक्चुअली में इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट हो जाती है? क्योंकि ये तो सच है कि अभी अभी मोनाको और जो वेनेजुएला है इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है, लेकिन पाकिस्तान जो अब तक 3 बार ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर रह चुका है उसको 2022 के अंदर उसके कॉपरेशन की वजह से क्या कर दिया गया था, इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। FATF जो होती है वो 2 ही यहाँ पर लिस्ट बना के रखती है। नॉन कोऑपरेटिव अगर कंट्रीज़ का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज जो कि ब्लैक लिस्ट के अंदर में आती है उसमें से आप देख पाएंगे ईरान को। कल ही हमने ईरान और जो इंडिया के रिलेशनशिप है उनको समझा था। तो ईरान में क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास, ये सारे जो टेरर ग्रुप हैं उनको वो सपोर्ट भी करता है और खुद भी ऐसे काम करते हैं। उसके अलावा साउथ कोरिया, जी बिल्कुल, जो कंट्री हम सोच भी नहीं पाते थे वो एक कंट्री जो है वो भी इसके अंदर में आती है। इसके अलावा हम देख पाते हैं नॉर्थ कोरिया को मेनली, जो कि इसके अंडर में आ रही है। अब ग्रे लिस्ट के तो एग्जांपल हमने देख ही लिया, मोनाको, वेनेजुएला, ऐसी कंट्रीज़। एक्चुअली ये वार्निंग होती है, पहले आपको ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जाता है, उसके बाद जो मान लीजिए IMF से किसी को लोन चाहिए लेकिन वो ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट के अंदर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, तो वो क्या करेंगे, अब आपको लोन नहीं देंगे, मना कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी कारण से इसमें क्या माना जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी लिस्ट में आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने का कारण होता है कि आपको वार्निंग मिल रही है। अगर आपने अपने सुधार जो नहीं किए
तो आपको क्या होगा, इसके बाद में ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत सारे सेक्टर्स पे, खास करके पैसे से रिलेटेड जो होती है वो इन कंट्रीज़ को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ग्लोबली किसी को भी टेररिज्म पसंद नहीं है। ग्लोबली आप कहीं पे भी टेररिस्ट हो, आतंकी वगैरह हो, तो वो नहीं अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि उससे नुकसान वो किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। खैर, ये था आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आर्टिकल के ऊपर। पहला आर्टिकल कहता है न्यू क्रिमिनल लॉ विल प्रायोरिटाइज जस्टिस। देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को पूरा के पूरे जो न्यू हमारे क्रिमिनल लॉज आए हैं उनको बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था क्या है नए कानून। इवन जो अमित शाह अपनी स्पीच देते हैं वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए साथ में लगाया था, ताकि इसके पीछे का जो एक माइंडसेट है उसको हम लोग समझ सके कि ठीक है, अंग्रेज के टाइम पे उन्हीं की जो संसद थी उन्होंने उसको पास किया था कानूनों को, और वो भारतीयों के खिलाफ कानून बनाए गए थे। अभी जो हम लेकर आए हैं वो भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए ही कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाया गया। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स निकली, इसी के ऊपर अपोजिशन ने सवाल उठाए। अपोजिशन होता ही इस वजह से है कि जो बिल वगैरह, कानून वगैरह, एक्ट वगैरह आते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, उसको यहाँ पर मेंटेन कर सके, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी ना चला सके, राइट। इसी कारण से अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अपोजिशन की तरफ से यहाँ पर कई सारे सवाल उठाए गए, लेकिन उसी के स्टेटमेंट में यहाँ जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उनका ये बयान आता है कि देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज जो है ना वो जस्टिस यानी कि न्याय के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, कस्टडी जो हमने बढ़ा दी है, मैंने कल भी बताया था 15 दिन से लेकर 60 दिन तक बढ़ा दिया, तो ये कहते हैं कि देखिए, पुलिस रिमांड जो था ना वो पहले 15 दिन का होता था, अब उसको 60 डेज तक अगर कोर्ट चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है, और भी ज़्यादा दिनों तक अगर मान लीजिए वहाँ से जो आउटकम निकलना चाहिए था वो नहीं निकल कर आता है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके ऊपर भी ये टिप्पणी देते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए, अब अगर जो कोई केस होगा ना तो हम उसको फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट करने से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी केस है जो कि अभी नॉर्मल किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर गया है, तो ये कहते हैं वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी 3 साल के अंदर अंदर में पहुंच जाएगा। अब हम देखते हैं 7-7, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं एक केस वगैरह जो होते हैं उसको हाई कोर्ट तक पहुंचने में। तो ऐसी कंडीशन से सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है वो 3 साल में सोचना भी बहुत मुश्किल है। जुडिशरी पे हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्डन हमें देखने को मिलता है। हमारे जो लॉयर्स हैं उनकी जनसंख्या कम है, हमारे जो जजेस हैं उनकी तो और भी जो पॉपुलेशन है वो कम है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसका बर्डन है, तो केसेस हमारे सालों सालों तक चलते रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, तो उसी पे जस्टिस पे ध्यान देने के लिए इन कानूनों को लेकर आया गया है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम देखते हैं यहाँ पर जीएस पेपर 3 में एजुकेशन के बिहाफ से। अब ये जो है आर्टिकल इसको स्किप किया जा सकता था क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल नहीं था, लेकिन इस आर्टिकल को लेकर आने का पीछे मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए जो जो भी फैक्ट यहाँ पर है उनको ज़रा अच्छे से समझा सकूँ। आर्टिकल बता रहा है YTISS। TISS क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इन्होंने लगभग 100 इनके एम्प्लॉयज़ थे, इनको यहाँ से डिसमिस किया गया। उसके बाद में वो डिसीजन जो है उसको रिवर्स कर दिया गया, यानी जो 100 एम्प्लॉय थे उनको वापस बुला भी लिया गया। तो टाटा जी को जो इंस्टीट्यूट ये है उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, राइट? तो ये यहाँ पर सवाल उठता है। खैर फिलहाल हम देखते हैं कि जो कंट्रोवर्सी हो रही है, 28 जून को ये फैसला लिया गया था जिसमें हम देखते हैं 60 जो इसके अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ थे उनको निकाला गया था। उसके अलावा 55 टीचर्स भी थे जिनको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया था। अगर मैं TISS की बात करूँ तो इसके 4 कैंपस हैं। मुंबई के अंदर एक हम देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा कैंपस देखेंगे तुलजापुर के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद एंड गुवाहाटी। तो ये जो 4 कैंपस हमें दिखाई देती हैं इनमें अलग अलग यहाँ पर टीचर्स स्टाफ वगैरह होते हैं और ये इनकी सैलरी जो है वो इनको प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो स्टाफ थे जिनको डिसमिस किया गया था वो एक्चुअली में टर्म के ऊपर थे कि कुछ समय तक जो इनकी एक्सपायरी होगी वो इतने काल तक ये रहेंगे, तो टाइम बाउंड ये थे। और अब क्योंकि इनकी सैलरी से रिलेटेड डिले कुछ हो रहे थे तो इनको जो है वो निकाला गया था। तो क्या इसका मतलब जो ये टाटा इंस्टीट्यूट है इसके पास में फंड की प्रॉब्लम हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बना था ये एक्चुअली में 1936 के अंदर सबसे पहले बना था। उस समय पे ये प्राइवेट एक कॉलेज की तरह होता था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था दोराबजी रतन जी के द्वारा, ठीक है, दोराबजी।
तो उसके बाद यहाँ पर 1964 के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी हम देखेंगे यूजीसी एक्ट जो बनाया गया था, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो एक्ट है जो कि बनता है यहाँ पर 1956 के अंदर, उसके तहत पे ये जो यूनिवर्सिटी थी इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर में डाल दिया गया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, देखिए यूजीसी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी बनाई गई है। डीम यूनिवर्सिटी का यही मतलब है कि ये अब स्टेट के प्रीव्यू के अंदर है और इसको एफिलिएशन मिल गई है यूजीसी के थ्रू, ठीक है। तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो जाती है कि एफिलिएटेड है कोई चीज़। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन के थ्रू ये किया गया था, अभी इसमें जो कुछ है कानून लगाए गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो थोड़े से अमेंडमेंट हुए उसी में अब जो ये यूनिवर्सिटी है वो एक्चुअली में यहाँ पर जो 50% इसके बोर्ड मेंबर हैं जो कि कभी रतन जो इंस्टीट्यूट था उसकी तरफ से भी होते थे और यहाँ पर 50% जो होते थे वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होते थे। अब ये पूरी के पूरी हम देखते हैं कि इसका जो फंड रिलीज किया जा रहा है वो 50% यहाँ पर फंड रिलीज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो जब से ये मिनिस्ट्री के अंडर में आया है लगभग 6 महीने का यहाँ पर समय हो गया है और लगभग 75 लाख रुपए इनको मंथली सैलरी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ती है जो भी स्टाफ होते हैं उनको। तो जब से ये आया है तभी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिलेज है सैलरी वगैरह में वो दिखाई दे रहे हैं। और कुछ अगर मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊं तो आजकल जो अपॉइंटमेंट होता है मेजर पोस्ट्स वगैरह का जो पोस्ट यहाँ पर है, चांसलर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, वो भी हम देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इस यूनिवर्सिटी का कर रही है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं जो कि यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी से आप इसको रिलेटेड कर पाएंगे। चलिए समझते हैं आर्टिकल क्या बता रहा है। आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है हाउ द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट टू कंट्रोल एपिलेप्टिक सीजर वर्क। अब एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी होती है जब आपको दौरे पड़ते हैं। आपने कभी आस पड़ोस में किसी न किसी को ऐसी समस्या से जूझते हुए अपने लाइफ पीरियड के अंदर देखा ही होगा कि यहाँ पर लोगों को सीजर आते हैं। सीजर का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है दौरे आना। अब इसमें क्या होता है, इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसमें आपकी जो मसल्स है उनमें स्टिफनेस आ जाती है। इसके अंदर जो लेग्स एंड यहाँ पर आर्म्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि बेवजह की वाइब्रेशन हो रही है, काफ़ी हद तक के वो जो जर्किंग कर रहे हैं। तो जर्किंग यहाँ पर हम जो है वो करेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं आर्म्स एंड लेग्स के लिए। ये सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। खैर फिलहाल इसी को कंट्रोल में लाने के लिए जहाँ पर पहले या तो मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता था, टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और उन मेडिसिन्स का भी हम देखते हैं कि केवल और केवल यहाँ पर 40% ही असर होता था। 60% ऐसे जिनको एपिलेप्सी होती है उनके साथ में क्या होता है कि 60% तक को कोई भी दवाई जो है वो असर नहीं करती है, वो एक्चुअली में मेडिसिन रेसिस्टेंट हो चुके होते हैं, तो उनके ऊपर वो काम नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता था, जब से पहले ये ब्रेन इम्प्लांट जो है वो लेकर आया गया है, इम्प्लांट लेकर आया गया है, उससे पहले एक फिर दूसरा जो तरीका था वो तो सर्जरी का तरीका। अब सर्जरी जो होती थी एक्चुअली के अंदर उसमें आपके एक ब्रेन के भाग को काट दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, बिल्कुल स्कल के अंदर छेद करके ब्रेन के एक हिस्से को, जिससे जो ये डीप इतनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ठीक तरीके से हमारा ब्रेन जो है वो नहीं दे पाता है, वो ठीक हो जाते थे उसके बाद में। खैर अब क्या हुआ है कि अब एक तो ये बीमारी और गहराई में जाके समझते हैं कि इसकी कंडीशन ऐसी है, दौरे वगैरह आते हैं, लेकिन ये होती क्यों है? इसके होने की अगर मैं बात बताऊं तो इसके होने की वही कारण है कि अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन के अंदर। अब हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको ये बात समझ में आएगी, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के सिग्नल देने वाली चीज़ें होती है, हमारे ब्रेन में भी होती है। फिर न्यूरॉन का हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम भी है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको एक्सटेंडेड फॉर्म और ब्रेन भी बोला जाता है कि ये हमारे दिमाग का बड़ा हुआ एक हिस्सा है जो हमारी जो अदर बॉडी है उसको मूवमेंट वगैरह करवाने के लिए, उससे कनेक्ट रहने के लिए यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मैसेज जो है वो कैसे पास करते हैं, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आता है। जैसे ये कनेक्शन में आते हैं एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके थ्रू ही आते हैं, वहीं पे स्पार्क होता है, स्पार्क की वजह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता है, फिर तीसरी जगह, ऐसे ही एक्टिविटी काम करती है।
क्योंकि ये बहुत ही माइनर लेवल पे हो रहा है, तो हम इसको बाहर फील नहीं कर पाते हैं। जैसे वैसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाएंगे तो उसमें एकदम से हमको करंट लगेगा, लेकिन क्योंकि ये हमारी ही बॉडी के अंदर चल रहा है और छोटे छोटे मैसेज को देने के लिए हो रहा है। जैसे आपने अपने ब्रेन में सोचा कि मुझे अपने हैंड की मूवमेंट करनी है, आपने ये सोचते ही एकदम से अपना हाथ जो है वो उठा भी पाएंगे आप, राइट। तो ये मूवमेंट जो होती है ये करवाता है हमारा ब्रेन और हमारा न्यूरॉन सिस्टम। अब जब ये अबनॉर्मल हो जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तब एक कंडीशन बनती है जिसको जाना जाता है एपिलेप्सी के नाम से। तो ये होती है एपिलेप्सी। अब इसको हिंदी में जाना जाता है मृगी के नाम से, मृगी के दोहरे भी यहाँ पर बोले जाते हैं। इसके लिए ही अब जो वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट है उसको लेकर आया गया है। इसको जो पहले पर्सन है जिन्होंने इसको लगवाया है वो है ओरान कॉल्सन। और ये जो ओरान कॉल्सन है इनको हम देखेंगे कि यूके के रहने वाले एक टीनेज बच्चे हैं, मतलब कि बच्चे तो क्या कहेंगे, टीनेज हैं, यानी कि 18 साल से उम्र इनकी कम है और अपने टीन ईयर्स में ये चल रहे हैं। अब जो ये डिवाइस है इसका नाम क्या है, इसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS के नाम से आप इसको जानेंगे। इसका काम है कि ये हमारे जो डीप ब्रेन होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको क्या करता है, सेंड करता है, बिल्कुल डीप ब्रेन के अंदर भेज देता है ताकि अच्छे से चीज़ें जो है वो काम कर पाए। अब इससे रिजल्ट ये निकला है कि 80% तक जितने दौरे यहाँ पर इस बच्चे को आते थे ओरान को, वो एक्चुअली में आने अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो वर्ल्ड का पहला ब्रेन इम्प्लीमेंट जो है ये बिल्कुल कामयाब। अब क्या बोल सकते हैं, हमारे जो एम्स के यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से एक टिप्पणी भी आई है कि इसको लगवाने का जो खर्चा आता है दिमाग के अंदर वो एक्चुअली में लगभग 12 लाख रुपए का तो ये डिवाइस ही है। इसके बाद में इस डिवाइस को लगाने का जो खर्च है वो भी पड़ जाता है 2-3 लाख का, क्योंकि सर्जरी करके ही लगाना पड़ता है। लेकिन इससे सस्ता होता है, जब आप किसी ब्रेन के भाग को कटवा देते हैं वो सर्जरी से सस्ती होती है, वो 30 से 40 हज़ार में इंडिया में हो जाती है। लेकिन ये ब्रेन के अंदर जो इम्प्लीमेंट करने वाला है ये 17 से 18 लाख में पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो टाइम से ये इसकी कीमत आ रही है। तो ये किन लोगों के लिए होगा, कौन लोग ऐसे होंगे जो सर्जरी करवाएंगे भी और सिर्फ ये जो पार्ट है इसको ब्रेन में डाल लेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम हो रही है इनके सिग्नल्स की वो नहीं हो रही है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर में हो रही है। तो ऐसे आप पूरे दिमाग को तो काट नहीं सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है वो काम करेगा इस तरीके से। खैर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको न्यूज़पेपर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आज की वीडियो के वो अगर आप चाहिए हो, या फिर जो पीपीटी आप सामने देख रहे हैं, अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये पीपीटी आपको चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को जिसका हैंडल है @UPSC Sprinter 21। आप चाहें तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ जो सर्च बॉक्स होता है उसमें इसको डाल के आराम से मेरे चैनल को सर्च कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको वहाँ तक भी नहीं जाना तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको जो डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 के अंदर, क्योंकि GS पेपर 2 में हमें पार्लियामेंट भी पढ़ना होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ना होता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, उनके प्रोसीजर पढ़ने होते हैं। फिलहाल एक कंट्रोवर्सी हो रही थी जिसमें जो राहुल गांधी है जो कि अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बोला कि उनके जो माइक्स है उनको कंट्रोल किया जा रहा है और उनके जो माइक्स है उनको बंद कर दिया जा रहा है। जब वो नीट के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो उनके माइक्स को बंद कर दिया गया था। ये एलिगेशन वो लगा रहे हैं, यहाँ पर स्पीकर के सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ में गलत हो रहा है। उनके बेसिकली जो उनका प्रिविलेज है पार्लियामेंट में बोलने का उसको यहाँ पर छीना जा रहा है, ऐसा उन्होंने एक जो है दोष लगाया है। चलिए समझते हैं कि ये माइक्स जो होते हैं कैसे होते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग माइक्स लगे हुए हैं सभी के सामने। तो ये जो माइक्स होते हैं, क्योंकि लोकसभा जो है काफ़ी बड़े एरिया के अंदर में बनाया गया है, वहाँ पर बिना माइक के आप सभी को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते हो, इसीलिए सभी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके सामने हम माइक्स को देख पाते हैं। फिर ये जो हेडफोन्स यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पहने गए हैं, ये हेडफोन्स होते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज से आपका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई इंग्लिश में बोल रहा है लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती है, ओनली तमिल आती है, तो इनके लिए यहाँ पर जो भी ये बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके रियल टाइमिंग के अंदर इनको इस हेडफोन के अंदर में सुनाई देते हैं। ठीक है, ये होता है। अब ये जो माइक होते हैं ना, ये एक्चुअली के अंदर में कंट्रोल किए जाते हैं कंट्रोल रूम से। अब स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या करते हैं, जिनको समय देना है उनको बोलने के लिए
वो उनको बोलने के लिए समय देते हैं, वो उनका नाम लेते हैं। सीट्स के हिसाब से जो ये माइक है ये कंट्रोल होते हैं कंट्रोल रूम से। जैसे ही स्पीकर किसी का नाम लेंगे कि आपको, आप बोलिए आपका टाइम शुरू हो रहा है, उसी समय पे हम देखेंगे कि उनका माइक जो है वो ऑन हो जाता है। या फिर अगर किसी को बोलना चाहता है कोई, तो वो कैसे परमिशन यहाँ पर लेगा, वो क्या करेगा, स्पीकर के सामने इनके माइक के ऊपर दो तरीके की लाइट होती है, एक होती है ग्रे लाइट, दूसरी हम देखेंगे जो कि होती है रेड लाइट। ग्रे लाइट का यहाँ पर मतलब होता है कि इन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया है, अगर वो उसको दबा देते हैं बटन को कि मैं बोलना चाहता हूँ, और साथ ही में अपना हैंड भी ये रेस कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये अपना हाथ उठाएंगे और उसके बाद जब ये बोलना चाहेंगे तो इनका जो माइक होगा, अगर स्पीकर बोलेगा कि ठीक है अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, तो इनका माइक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। खैर अभी के लिए प्रिविलेजेस की बात करें तो यही बात है, देखिए कि इनके पास पूरा अधिकार होता है आर्टिकल 105 के तहत में भी और आर्टिकल 194 के तहत में भी, जो पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ की बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर में, और आर्टिकल 105 यहाँ पर बात कर रहा है यूनियन लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर में। तो खैर इनके पास बात वही है कि स्पीकर जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी पावर रखते हैं कि उनको कितना समय किसको बोलने के लिए फ़िलहाल देना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। जीएस पेपर 3 में भी ये कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अर्बनाइजेशन के बारे में। अभी देखिए क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर हमें फ्लड्स वगैरह का माहौल देखना पड़ा, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं। जो एक स्टेट अभी हीट आइलैंड बना हुआ था, हीट आइलैंड क्या होता है कि एक ऐसी अर्बनाइजेशन की सबसे बड़ी समस्या, क्लाइमेट चेंज हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, और जो दिन का यहाँ पर टेम्परेचर होता है और जो नाइट का टेम्परेचर होता है, ताकि रात के टाइम में जो सिटी है वो कूल डाउन कर सके, गर्मी कम हो सके, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 2-3 डिग्री का ही डिफरेंस है। ये बन जाता है हीट आइलैंड, क्योंकि मिनिमम 7 से 8 डिग्री का जो डिफरेंस है वो दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा था दिल्ली के अंदर। सडनली हम देखते हैं मानसून आता है, और मानसून के आते ही जब 2-3 यहाँ पर बारिश होती है तो दिल्ली के जो काफ़ी ऐसे एरिया जैसे कि प्रगति मैदान को हम देखते हैं, या फिर जो न्यू दिल्ली है, मिंटो ब्रिज है, इन सारे एरियाज़ में, कश्मीरी गेट के साथ में सराय कला, इन सब में हम देख पाते हैं कि फ्लड जो है वो आ जाती है। फ्लड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही बड़े लेवल की फ्लड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो हम यहाँ पर खड़ा हुआ देख पाते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी यहाँ पर आ गया, तो इनको हम फ्लड्स का नाम ही देंगे। अब इसका क्या रीज़न है, देखिए इसको अगर हम समझे तो रीज़न यही है कि ये जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना, कुछ आंकड़ों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं, जैसे कि नासा का हमें डाटा मिलता है। नासा का डाटा हमें क्या बता रहा है, नासा का डाटा बता रहा है कि यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन टोक्यो के अंदर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो सिटी है वो है, उसको इंडिया की दिल्ली 2030 तक ओवर पावर कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। कैसे कर लेगी, क्योंकि हमारी दिल्ली के अंदर में हम देखेंगे यहाँ पर 39 मिलियन लोग जो हैं वो 2030 तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रह चुके होंगे। अब ये कितना है, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है जितना 2000 में यहाँ पर लोग रहते थे। तो 30 साल के अंदर में 2.5 गुना ग्रोथ हो जाना, वो दिल्ली की अर्बनाइजेशन की हो रही है, शहरीकरण की हो रही है। अब हम देखते हैं कि कुछ और भी डाटा यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि नासा का ही डाटा फिर से हमें बताता है कि वर्ल्ड की जो सबसे फास्टेस्ट अर्बन एक्सपेंशन है वो हो रहा है दिल्ली के अंदर। जोग्राफिकल जो साइज़ था दिल्ली का वो कभी 1991 में जितना होता था 2011 में उससे डबल हो चुका है। इतना ज़्यादा ये जो है फैल रहा है। इसके आसपास के एरिया है जो कि दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के जो नेशनल टेरिटरी रीजन होता है उसके साथ में आता है, जो NCR नेशनल कैपिटल रीजन है उसके जो बीच में आते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कौन कौन से एरिया है, सोनीपत, गुड़गांव, नोएडा, ये जो एरियाज़ हैं जो आप आसपास में दिल्ली के देख पाते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो है वो हो रही है। और जो डाटा हमने यहाँ पर देखा उससे भी हम समझ पा रहे हैं कि दिल्ली की जो शहरीकरण है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो फ्लड्स वगैरह से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और शहरीकरण से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम आराम से समझेंगे। ऑल्दो न्यूज़पेपर के अंदर में अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स है उन सारी चीज़ों को डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि मुझे मेंस के लिए भी आप लोगों की जो तैयारी है वो करवा के चलनी है।
फ़िलहाल मैं यही बता दूँ कि देखिए रीज़न यही है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा भी, प्राइवेट लोगों के द्वारा भी। जैसे कि यमुना रिवर का जो फ्लड का प्लान था, अब यमुना रिवर में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो सीधी सी बात है कि कहीं पर उनका पानी जाएगा। अब रिवर के जो पानी जो है, जो ज़्यादा एक्सेस होने के ऊपर जाता है, तो उस एरिया को फ्लड प्लान बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा मैदान जहाँ तक जो फ्लड है, जब बाढ़ आएगी तो वहाँ तक पानी आएगा। उस एरिया के अंदर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया गया है। जो गंगा का यहाँ पर फ्लड प्लेन है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। हमारे यहाँ पर 2010 के अंदर ओलंपिक हुए थे, उस दौरान भी बना दिया गया था। हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली जब बनाई गई थी तो वो एक्चुअली में जो आसपास का एरिया था उससे थोड़ी सी ऊंचाई पे बनाई गई थी, ताकि वोटर जो है वो ऑलरेडी जो थोड़े नीचे एरियाज़ है उनके अंदर रिटेन हो जाए और जो हमारी अर्बन सिटी है उसमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन देशी की कैपिटल के अंदर जब इतनी बड़ी भयानक सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, कितना पानी इकट्ठा हो जा रहा है, तो फिर क्या यहाँ पर गड़बड़ हो रही है? बात यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। स्लम एरिया हम देख पाएंगे लोगों को, क्योंकि अर्बनाइजेशन ज़्यादा है तो हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, ओवर क्राउडिंग हो रही है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर सिक्योरिटी होती है, कभी कभी फ्लड्स ज़्यादा आएंगी, कभी पानी की कमी भी। आप अब जस्ट 10-15 दिन पहले ही दिल्ली के बहुत सारे रीजन में देख पा रहे थे कि पानी जो बहुत कम हो गया था। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है इतने सारे लोगों का, पब्लिक हेल्थ को लेकर इशू रहता है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट रहता है, क्योंकि आप पेड़ पौधे का जो एरिया है, प्लांटेशन का जो एरिया, उसको काटेंगे, उसकी जगह पे फिर जितने लोग हैं उनको रहने के लिए घर चाहिए, वो घर बनाएंगे। इसके अलावा फॉल्टी अर्बन प्लानिंग, क्योंकि अब ये बहुत सोच समझ कर नहीं बनाया गया है। यही हाल आप गुड़गांव का भी देखेंगे, गुड़गांव में भी जो सिचुएशन है वो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देती है, क्योंकि ये जो अर्बन प्लानिंग है वो यहाँ पर सोची समझी नहीं है, फॉल्टी बनाई गई है, तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आज देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखिए, एक तो जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स था, एटलीस्ट जो अब नई सिटीज़ बन रही हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लान करना होगा। दूसरा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो सके और उसकी वजह से जो इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन यहाँ पर दिल्ली में होता है वो भी थोड़ा कम हो सके। वेस्ट मैनेजमेंट और जो वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग न्यू एरियाज़ में अच्छे से होनी पड़ेगी, हाउसिंग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ताकि स्लम जो एरिया है वो यहाँ पर कम हो सके। ऐसे ही लोग किसी जगह पे घेराबंदी करके ना रहने लगे, अफोर्डेबल उनको हाउस जो है वो रहने को मिले। तो ये सारे जो पैमाने हैं उन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वाई आर साइंटिस्ट लुकिंग फॉर द हिग्स बोसन बेस्ट फ्रेंड। देखिए, अब ये क्या पूरा का पूरा आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर, इसमें भी साइंस एंड टेक में हम इसको देख पाते हैं। और साइंस एंड टेक के अंदर भी आप जो बायोलॉजी आपका होगा और जो फिजिक्स, यहाँ पर खास करके क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, वो जो होता है उसमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या है हिग्स बोसन, क्या है यहाँ पर, और ये इसकी फील्ड क्या होती है, ये मैं आप लोगों को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, हिग्स बोसन जो होता है वो एक्चुअली के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर पीटर हिग्स के नाम से इसका जो नाम है वो रखा गया है। ठीक है, तो पीटर हिग्स बोसन जो थे वो यहाँ पर इस नाम को लेकर आए। उन्होंने बताया कि हमारा जो सबसे छोटी यूनिट है, हम जिसको एटम मानते हैं, एक्चुअली के अंदर उसको भी बांटा जा सकता है। अब जो एटम होता है, आज तक हमें पता था अणु सबसे छोटा है, लेकिन अब जब आप इस एटम को भी, जो कि गोल इस प्रकार से, जब आप इसको काटेंगे, हाफ करेंगे, हम देखेंगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से एक प्रोटॉन निकलेगा, और इसमें से हम दूसरा यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी नहीं होता है, वो अब अकेला है वो, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी जो फील्ड है उसके साथ में कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रोटॉन जो यहाँ पर होते हैं उसको भी जब हम टुकड़ों में बांट देते हैं, उसमें से भी कुछ छोटे छोटे यहाँ पर पार्टिकल निकलते हैं, जिनको क्वार्क्स बोला जाता है। क्वार्क्स वगैरह के जो आर्टिकल है मैं पास्ट में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि हम जब फिजिसिस्ट जो हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल को समझना चाह रहे हैं तो वो इतने टुकड़ों में बांट पा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें हिग बोसन की। हिग बोसन्स क्या होते हैं? इसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है या फिर गोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है, यानी कि ये इतनी स्पीड में बनते हैं। इसको एक्चुअली 2012 के अंदर से ये थ्योरी आ रही है कि यहाँ पर जो सबसे छोटा पार्टिकल है अभी तक का,
वो एक्चुअली के अंदर हिग्स बोसन है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा रहा था। फिर एक बहुत ही लार्ज कंप्यूटर, ये आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा जो कंप्यूटर है सिस्टम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे रूम के अंदर फिट हुआ है। इसमें यहाँ पर जो पार्टिकल को निकालने की कोशिश की गई है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, वो यहाँ पर की गई है। इसमें हम देखते हैं कि जो हिग्स बोसन होता है वो एक्चुअली में 10 सेकंड की -25 सेकंड के लिए ही बनता है, उसके बाद ही वो डिसअपेयर हो जाता है। अब जो ये मास, अब मास वर्ड को आप समझेंगे, मास क्या होता है। मास जो होता है आपका वो हम देख पाते हैं यहाँ पर होता है जो कि m=c2। तो ये हम देख पाते हैं वेट। एक्चुअली में अगर मैं बताऊँ आपको तो वेट का मतलब होता है मास और स्पीड ऑफ जो लाइट है। तो ये खुद ब खुद आइंस्टाइन के द्वारा यहाँ पर बताया गया था। यानी कि आप अगर मान लीजिए कहीं पे खड़े हो, आप वेइंग स्केल के ऊपर ही कहीं पे खड़े हो और आप देख पा रहे हो कि आपका वेट जो है पर्टिकुलर कितने भी केजी है, लेट्स सपोज 72 केजी की आप हैं। अब जो ये 72 केजी है ये एक्चुअली में वेट है या मास है, चलिए समझते हैं। ये जो आपकी बॉडी का मास होता है उसके ऊपर जब फोर्स लगती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसको यहाँ पर वेइंग मशीन के ऊपर लगाती है तो हमें आपका वेट जो है वो पता चल जाता है। अब एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होता है, जब आप स्पेस में जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर मास तो होता है लेकिन वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेस में यहाँ पर उड़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वो क्या होता है कि आपके पास वेट नहीं है बॉडी के पास में, मास तो है लेकिन क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वो वेट नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। अब ये मास एक्चुअली में आता कहाँ से है, यही इसी चीज़ का सवाल हमें मिलता है हिग्स बोसन से। मास जो होता है वो एक फील्ड मानी गई है। ये जो आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता है, तो कोई चीज़ है जो हमें हर चीज़ से घेरे हुए है और उसमें जो पार्टिकल होते हैं जब वो फील्ड ऊपर नीचे होती है तो जो ये छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस आता है, मान लीजिए कोई फील्ड है उसके ऊपर कोई चीज़ आ गई है, ये होता है एक पार्टिकल, ठीक है। अब जो ये मास बनता है ये बनता है हिग्स बोसन पार्टिकल की वजह से। ऐसा बोला जा रहा है कि जितना भी मास है, जो भी बेसिकली जो भी हमारा पूरा यूनिवर्स है और उसके अंदर जो भी मास है वो पूरा का पूरा जो मास है वो हिग्स बोसन की वजह से बन रहा है और उसी की फील्ड की वजह से यहाँ पर बन रहा है। अब इसको प्रूव करने का यही एक तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जब यहाँ पर न्यूट्रॉन को जब बांटते हैं और उसमें से जो क्वार्क्स निकलते हैं उन क्वार्क्स के पास में खुद का मास होता है, लेकिन जो फोटोन होता है उसका खुद का कोई मास नहीं होता। उसको पार्टिकल्स के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में मासलेस माना जाता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि फोटोन जो होते हैं वो एक्चुअली में हिग्स बोसन की जो यहाँ पर फील्ड है उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है। अब आप सोचेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्या है, ये इतना ज़रूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि हम समझने चाह रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स को, हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा बर्थ कैसे हुआ। ये भी माना जाता है कि हिग्स बोसन जो है वो एक्चुअली के अंदर में जब हमारा यूनिवर्स बनता है उसी के साथ में बनी हुई है। यानी कि अभी अगर क्योंकि हमारी आइज़ इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है इस फील्ड को देखने में, तो अगर आप देखते तो हर चीज़ में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो फील्ड है वो इस तरीके से है, राइट। हर जगह पर आपकी बॉडी से भी वो पार हो रही है, आप जो बोल रहे हैं वो भी वेव्स के थ्रू ही यहाँ पर जा पा रहा है। आप जिस वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे यहाँ पर वेव्स निकल रही हैं, आप जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं फ़िलहाल, इस स्क्रीन से भी यहाँ पर बहुत सारी वेव्स जो है वो निकल रही है। मेरा साउंड भी वेव्स के रूप में ही आपके कानों तक पहुँच पा रहा है। अभी जो आप मेरा साउंड सुन रहे हैं सब कुछ यहाँ पर वेव्स के थ्रू ही होता है। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी है। तो यहीं पर जो बात है वो थी हिग्स बोसन के बारे में कि इसी के ऊपर जो रिसर्च है वो अभी तक लगातार चल रही है। खैर आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ आराम से समझ में आया होगा कि बहुत इजी बनाने की मैंने कोशिश की है। मैं बहुत ही इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकती थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर फिलहाल हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये कोझिकोड सिक्योर सिटी ऑफ लिटरेचर स्टेटस एट एनुअल UCCN कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पोर्तुगल। देखिए ये जो प्रीलिम्स के लिए ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो आपको इसी वजह से इसको बस याद रखना है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए कल्चर में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कोझिकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का एक अवार्ड मिला है। कोझिकोडे है कहाँ पर, केरला के अंदर हम कोझिकोडे को देख पाते हैं। ये जो UCNN यानी कि जो
जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के द्वारा यहाँ पर नेटवर्क है, UCNN का क्या मतलब है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। इसके अकॉर्डिंगली जो सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस दिया गया है, ये मिलता है यूनेस्को के अंदर में ये आता है, और ये मिलता है एनुअली। किसी भी सिटी को यहाँ पर ये दिया जाता है अवार्ड की तरफ, डेजिग्नेशन की तरह से। इसी पोर्तुगल में जो कॉन्फ्रेंस अब की बार हो रही थी यूनेस्को की तरफ से, हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 से 5 जुलाई तक ये लगातार चल रही है। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी सिटी है ग्वालियर, उसको एक स्टेटस दिया गया है, जो कि दिया गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक का स्टेटस। तो ये 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पर बातें थी जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कह रहा है इजराइल इज़ फेसिंग स्ट्रेटेजिक डिफीट इन गाज़ा। देखिए GS पेपर 2 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझने में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है उसको भी समझने के लिए। हम देखते हैं 7 अक्टूबर के दिन में गाज़ा की तरफ से एक वॉर जो है अटैक किया जाता है सबसे पहले इसराइल के ऊपर। इसराइल के कुछ जो लोग थे वो अपना त्यौहार मना रहे थे, और उस त्यौहार के दिन ही वहाँ से लोगों को अबडक्ट कर लिया जाता है और गाज़ा के अंदर लेकर यहाँ पर जो हमास ग्रुप है वो ले आते हैं। इसी के बाद में सबसे पहले इनके ऊपर इसराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है। उसके बाद में लगातार 8 महीने हो चुके हैं इनका वॉर चल रहा है। यहाँ पर जो इसराइल के प्रेसिडेंट थे नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू, उनका साफ साफ बोलना था कि अब वो हमास को ख़त्म करके यहाँ पर दम लेंगे। इसराइल का साथ दे रहा है USA। हम देखते हैं कि हमास के साथ में खड़ा हुआ है ईरान। हालांकि दोनों ही डायरेक्ट जो यहाँ पर वॉर है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट जो वॉर में इंगेज है वो कौन कौन है, इसराइल एंड गाज़ा है। हम देख पाते हैं गाज़ा में यहाँ पर लगभग इस युद्ध की वजह से 36,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। मोर देन 86,000 पीपल ऐसे हैं, 86,000 से ज़्यादा जो घायल हुए हैं, जिनको चोट लगी हैं, जिनको एडमिट करवाया गया है, वाउंडेड हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी जो जनसंख्या है लोगों की, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, वो इस वॉर से एक्चुअली के अंदर में फिज़िकल इंजरी लेकर या तो उनकी डेथ हो चुकी है, फिज़िकल इंजरी उनको बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसके अलावा जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो इस वॉर से ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से इम्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ रहे हैं। लेकिन इसराइल यहाँ पर डिफीट स्ट्रेटेजिक मामले में हो गया। इसराइल के पास आर्मी बहुत बड़ी है, इसराइल के पास यहाँ पर हम देखते हैं युद्ध लड़ने के लिए अलाई बहुत बड़ा, USA जैसे देश इसराइल के साथ में खड़े हुए, फिर भी इसराइल जो वो स्ट्रेटेजी कैसे हार गया जरा वो देख लेते हैं। शुरुआत में यहाँ पर यही कारण है कि हमास को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। इवन यहाँ पर जो इजरायली डिफेंस हैं उनके भी जो यहाँ पर हेड है उनका भी ये बोलना है कि हमास जो है वो ग्रुप एक्चुअली में एक सेंटिमेंट्स बन चुका है, वो एक पार्टी है जो कि लोगों के दिलों में बसती है। हमास जो है वो एक आइडिया है, ना कि कुछ लोगों का समूह। तो उसको ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और नेतान्याहू को भी उनकी तरफ से ये जाना जाता है, हेड ऑफ डिफेंस कौन होंगे वहाँ के, जो कि आर्मी के जनरल हैं जैसे हमारे होते हैं। तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि उनको ख़त्म कर पाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है ईरान चैलेंज। दूसरा चैलेंज वो कैसे हार गए, पहली बात तो जो वो करना चाह रहे थे वो उसको कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यही है कि ईरान के साथ में भी डायरेक्ट युद्ध जो है वो इसराइल नहीं करना चाह रहा है। सीधा सीधा ईरान जो है वो गाज़ा के साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन ईरानियन एम्बेसी के ऊपर इन्होंने इसराइल की तरफ से जब एयर स्ट्राइक किया गया था और फिर ईरान ने जब इसराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया तो उसका जवाब जो है इसराइल ने कुछ नहीं दिया। डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं करना चाहता। इवन टॉकिंग अबाउट USA जो कि अलाई है गाजा का, वो भी ईरान के साथ में युद्ध नहीं करना चाहता है। तीसरा हम देखते हैं हिजबुल्लाह ग्रुप को। हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो लेबनान कंट्री के अंदर में यहाँ पर ईरान का बैक्ड ग्रुप है, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा एक हाउती ग्रुप भी हम देख पाते हैं जो कि यमन के ऊपर हम देख पाते हैं। ये ग्रुप ऐसे हैं जो USA को रेड सी में ही यहाँ पर एंगेज करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रेड सी के अंदर ये जब भी कोई शिप आता है इंटरनेशनल कमर्शियल यहाँ पर काम करने के लिए, उसी पे अटैक कर देते हैं। तो वहाँ से जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से USA यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर USA जो अपनी फोर्सेस को एंगेज करके, फोर्सेस को लगा के उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फोर्थ और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से इसराइल का ही घाटा हुआ है। फोर्थ यहाँ पर है सऊदी अरेबिया के साथ में। तो सऊदी अरेबिया, जिस सऊदी अरेबिया और जो यहाँ पर अदर रीजन थे, इस्लामिक रीजन, जो कि ज्यूज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते थे, इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे थे। इवन 2022 के अंदर हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है काफ़ी सुधर गई थी और यहाँ पर अब्राहम अक्रोड जो है वो भी साइन होने वाला था, जिसमें यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है वो इसराइल को एज अ कंट्री की
तरह एक्सेप्ट कर लेता और दोनों के रिश्ते अच्छे होते। लेकिन सडनली अब जब गाज़ा के साथ में ये सब हो रहा है तो जो पैलेस्टाइनी और फिलिस्तीनी और जो मुस्लिम यहाँ पर सेंटिमेंट्स है, वो सेंटिमेंट्स जो है वो जाग गए हैं लोगों के। इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया के साथ में इतनी अच्छे तरीके से एक जो ट्रीटी यहाँ पर होने वाली थी वो बिल्कुल अब नेगोशिएशन नहीं है। अब सऊदी अरेबिया का बोलना है कि पहले जब ये गाज़ा को उसके अधिकार देंगे, पैलेस्टाइन एज ए 2 स्टेट नेशन थ्योरी की तरीके से चलेंगे, तब ही हम इनके बारे में, इजराइल के बारे में कुछ आगे सोचेंगे। तो एक डिफीट उनकी फिर से हो जाती है कि इतने सालों से एक काम वो करना चाह रहे थे और जब वो उसके इतने नज़दीक पहुंच चुके थे कि ये जस्ट 1-2 महीने में जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, वो यहाँ पर इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, स्टिल हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो रह जाता है। तो ऑथर स्टैनली जॉनी यहाँ पर लिखते हैं कि किस प्रकार से जो अभी इजराइल है वो एक्चुअली में जो युद्ध से पहले का इजराइल था उससे भी ज़्यादा द्वंद्व के अंदर, उससे भी ज़्यादा हॉस्टाइल सिचुएशन के अंदर में फंस चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि कैसे तमिलनाडु जो है एक्चुअली में वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को आज भी नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन जो वो किया गया है कि कैसे जो होसूर एरिया है उसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया ये बना और इंडस्ट्रियल एरिया में होते हुए अब यहाँ पर हम देख पाते हैं अलग अलग कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैपिटल जो है वो भी हम इसको पूरे तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर हम टीवीएस को देख पाएंगे, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को देख पाएंगे, ये सब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं का ये बोलना था कि यहाँ पर जो प्रेशर है एयरपोर्ट का वो एक्चुअली में यहाँ पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। बेंगलुरु से ये केवल 40 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये लगभग 3 करोड़ पैसेंजर होंगे जिनको हर साल में सुविधा जो है वो दे पाएगा। तो एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, उनके द्वारा अनाउंसमेंट इसकी कर दी गई है। 2000 एकड़ के लैंड के अंदर में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में भी पॉलिटी में हम देखेंगे। देखिए बात कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो बनाया जा रहा है उसका एजेंडा क्या है, वो किस वजह से बनाया जा रहा है, क्या सोच के बनाया जा रहा है। फिलहाल की बात करें तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है हम देखते हैं 5 साल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, नियुक्त करती है। फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका काम होता है कि स्टेट और सेंटर के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फंड होगा जो जीएसटी वगैरह से, टैक्सेस वगैरह से होके आएगा और ख़ास करके जीएसटी का जो पैसा होता है किस स्टेट को कितना ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर मिलना चाहिए, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। अब हम देखते हैं कि 11th फाइनेंस कमीशन से ही ये सोचा जा रहा था कि देखिए जो फोकस होना चाहिए प्राइमरली वो किस पे होना चाहिए, यहाँ पर सिटीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि सिटीज़ की वजह से ही जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो जो फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 के तहत पे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाता है और इसका प्राइमरी फोकसिंग जो होता है वो होता है कंसोलिडेट करने का फंड को। इवन जब हम बात कर रहे हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उस समय से इसकी जो लोकेशन थी, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर और एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर स्टेट के साथ में होता था। फिर इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी थी वो एक्चुअली में पंचायत एंड म्यूनसिपल्स तक भी बढ़ा दी गई थी। तो म्यूनसिपल्स में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सिटीज़ को बढ़ाना, वहीं से डेवलपमेंट करना जो है वो फाइनेंस कमीशन का एक स्पेशल जोन अब फिलहाल दिखाई दे रहा है। 16 फाइनेंस कमीशन काफ़ी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की बातें कर रहा है। फंड्स डेवलपमेंट करवाए जा रहे हैं कि कैसे लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेवलप हो चुके, वो हमारे और जो विकास है उसमें हमारी मदद करे। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट यही है कि देखिए अभी जो जोन है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के लिए वो एक्चुअली में डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को ध्यान में रखते हुए सिटीज़ के डेवलपमेंट की तरफ है। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक स्केल है वो फिलहाल जितनी हमारी नीड्स हैं, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उतना नहीं है, इनसफिशेंट है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एस्टिमेट लगाया गया कि इंडिया में ये करने के लिए लगभग यहाँ पर 840 बिलियन जो डॉलर है उनकी नीड है बेसिक अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको यहाँ पर बनाने के लिए फ़िलहाल हम उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं। लेकिन जो 5 कमीशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 11th कमीशन से ही ध्यान दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि 16th फाइनेंशियल कमीशन जो है उसका वही काम है कि ये डिवोल्यूशन करेंगे सिटीज़ का जो इनएडिक्वेट है, फिजिकल हेल्थ जो म्यूनसिपैलिटीज़ की पुअर है और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं सिटीज़ को, उसके लिए यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है, फिजिकल एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, उन सारे कामों के ऊपर यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो काम करने वाला है। खैर इनकी जो भी स्ट्रेटजी रहेंगी और जो भी काम रहेगा वो न्यूज़ में आती रहेंगी और हम उसके साथ में अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि चीतल और जो कूनू नेशनल पार्क की यहाँ पर बात हो रही है और उसके अंदर चीताज़ की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी अथॉरिटीज़ ने बोला है कि यहाँ पर कूनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को भी लेकर आया गया था, उसमें हम देखते हैं कि कूनो में फ़िलहाल 26 चीता हैं और यहाँ पर 13 कब्स एंड सब अडल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क के अंदर। और जो उनका प्रे है, प्रे क्या होता है जिस पे वो शिकार करते हैं, तो चीतल जो है वो उनका शिकार करने की हम फेवरेट जो उनका एनिमल बोल सकते हैं वो है। लगभग यहाँ पर पिछले साल में 2250 चीतल्स की जो डेथ है वो हो चुकी है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि सिर्फ चीताज़ ने चीतल को नहीं मारा, उन्होंने बहुत कम मारा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी थोड़ी बहुत हमें दिखाई दे रही है। ऑल्दो पॉचिंग वगैरह बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन इतनी लॉस्ट कैसे है वो समझ में अभी के लिए नहीं आ रहा है। तो खैर चीताज़ को दोबारा से रिलोकेट करने की बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि जितने सरप्लस चीता हैं, जितने ज़्यादा चीता हमारे पास हो चुके हैं, लगभग 21 हम देखेंगे, उनको यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क से ट्रांसफ़र करके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में रखा जाएगा। चलिए इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये मैप जो कि है मध्य प्रदेश का मैप। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच करी है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, और ये बीच का जो एरिया है, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि जो कि राजस्थान की तरफ है, यहाँ पर हम देख पाएंगे कूनो नेशनल पार्क को। इसके बाद अगेन जब आप इस एरिया से बढ़कर यहाँ पर दोबारा आएंगे राजस्थान की तरफ में, उदयपुर की तरफ में, तब हम देख पाएंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब यहाँ से चीता को निकाल कर यहाँ पर रिलोकेट करने की बात कर दी गई है। देखते हैं कब ये रिलोकेशन होगा, दोबारा से न्यूज़ आएगी। डेट्स अभी तक पूरी फिक्स नहीं हुई है, नंबर ऑफ चीता कितने हैं वो भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन हमें ये पक्का पता चल गया है कि कहाँ से इनको जो है रिलोकेट करा जाएगा। अब होम ऑफ चीता इंडिया की बात करें तो जो चीताज़ हैं वो ज़्यादातर 3 एरियाज़ में ही हमें मिलते हैं। कूनो पालपुर जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, यहाँ पर हम देख पाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को हम देख पाएंगे। इसके अलावा ये राजस्थान में शाहगढ़ के अंदर भी चीताज़ को हमें दिखाई देता था। यहाँ पर 3 सेंचुरीज़ जो चीता पॉपुलेशन को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तीसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर ही जो कि है नोरा देही। अब यहाँ पर ये विंध्य रेंज की जो हिल्स है वहाँ तक ये फैला हुआ था। चीता के बारे में अगर हम इसके बिहेवियर वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट वगैरह के बारे में पढ़ें तो चलिए समझते हैं। चीता का जो एक्चुअली में साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एसिनोइनक्स जुबाटस वेंटसियस एंड एसिनोइनक्स जुबाटस जुबाटेस। तो ये 2 तरीके के हमें देखते हैं। सबसे पहले जो फास्टेस्ट मैमल होता है, चीता जो होता है वो इस धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मैमल है, सबसे ज़्यादा तेज़ जो है ये यहाँ पर जो है दौड़ सकता है। चीता जो है वो लगभग 60 या फिर 97 या 113 किलोमीटर तक की स्पीड से भी यहाँ पर आवर में दौड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनका साइज़ क्या है, इनकी उम्र क्या है, लेकिन ये लगभग 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। यूजुअली ये अपने प्रे को चेस करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उस समय पे ये अपनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं लगाते, मतलब जितनी स्पीड से ये भाग सकते हैं उसके हाफ स्पीड पे भी ये नहीं भागते, उसमें भी इनका जो शिकार होता है वो इनको मिल ही जाता है। तो यही बात है कि ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा समय लगाते भी नहीं है। चीता को जस्ट आधा घंटा चाहिए होता है, जो उसका शिकार जब उसको चाहिए होता है खाना खाने से पहले तो उसको देख लेते हैं। चीता 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन, एक होते हैं एशियन। अफ्रीकन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनके जो टास्क वगैरह हैं, यहाँ पर टीयर मास्क जो होते हैं, जो आंखों से हम निशान देख पाते हैं, वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, और जो यहाँ पर एशियन चीता होता है उसके ये थोड़े से लाइट होते हैं। इसकी उम्र की बात करें तो 10 से 12 साल तक जिंदा
लगा रहता है। इनका जो कोट होता है वो फरी होता है, काफ़ी सारा बाल आप यहाँ पर देख पाएंगे, पेल ग्रेश वाइट हम देख पाएंगे इसको। इसके अलावा इसकी फुल बॉडी के ऊपर जो है वो हमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं ब्लैक कलर के। क्यों होते हैं? क्योंकि मेलानिन जो होता है इनके अंदर ज़्यादा होता है। इनके जो अंडर पार्ट्स होते हैं नीचे की तरफ, जैसे आप स्टमक वगैरह को देख पाएंगे, ये और भी ज़्यादा पेलर होते हैं, यानी कि ये क्या होंगे, यहाँ पर डार्क हमें स्किन दिखाई देगी, ये और भी ज़्यादा लाइट स्किन हमें दिखाई देती है। बात करें इनके बिहेवियर की, तो चीता जो होते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको सोलिटरी बिहेवियर पसंद है, ग्रुप बाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो ये ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, अपनी खुद की एक टेरिटरी जो है जल्दी ही ये लोग ढूंढ लेते हैं। गेस्टेशन की बात करें तो चीता जो होते हैं वो यहाँ पर 3 महीने तक प्रेग्नेंट रहती हैं और उसके बाद में ये 1 से लेकर 6 कप्स को जन्म दे देती है। कप्स यानी कि इनके बच्चों को जो है कप्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी रेयर इंसिडेंट ये भी होता है कि कभी कभी ये 8 कप्स को भी जन्म दे देते हैं और यूजुअली जो फीमेल चीता होती है वही अपने कप्स को सोलो बिल्कुल अकेले यहाँ पर पालती हैं। इनका जो हैबिटेट होता है, इनको डेंसर वेजिटेशन के अंदर में रहना ज़्यादा पसंद होता है जहाँ पर रॉकी टेरेन होता है। अपीयरेंस की बात करें तो मेल चीता जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चीतास। ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक स्पीशीज़ हैं। डायमॉर्फिक कैसे होती है कि इनको पता लगा पाना कि कौन यहाँ पर फीमेल चीता है, कौन यहाँ पर मेल चीता है, वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लगभग ये सिमिलर दिखाई देते हैं सिवाय इनकी जो साइज़ है उसके अलावा। और ज्योग्राफिकल रेंज की बात करें तो चीता जो होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। नोटेबली अफ्रीका के अंदर भी हम इसको केन्या में देखेंगे, तंजानिया के अंदर देख पाएंगे, नामीबिया के एरिया में देखेंगे, उसके अलावा बोत्सवाना जो है यहाँ पर भी हम इसको देख पाते हैं। और एशिया के अंदर बात करें तो एशिया के अंदर में ये चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और केवल यहाँ पर ईरान के अंदर ही बचे हुए हैं। तो वाइल्ड के अंदर में इंडिया में आप ऐसे जंगलों में जो चीता हैं उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। पिछले 50 साल से अगर देखें तो 50 साल में हम देख पाएंगे कि कैसे लगभग 13 ऐसे देश हैं जिनमें से ये पूरे तरीके से डिसअपीयर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। IUCN जो कि मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया है, IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर हम देखते हैं कि IUCN ने अफ्रीकन चीता को वनरेबल का स्टेटस दिया हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में हम फिर भी काफ़ी कंट्रीज़ में ठीक ठाक चीतास की जो क्वांटिटी है वो देख पाते हैं। लेकिन एशियाटिक चीता जो कि सिर्फ ईरान में बचे हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर रखा गया है, यानी कि ये एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इनको खतरा क्या क्या होता है? इनको खतरा वही है, एक तो इनका जेनेटिक इशू है कि इनके जीन्स जो होते हैं, अगर ये अपने बहुत क्लोज रिलेशन के अंदर में ह्यूमंस की तरह से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जेनेटिक प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, उनकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है। हैबिटेट लॉस इनका बहुत होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ह्यूमंस के साथ में और इनको मार देते हैं। इनके पास में खाना की जो इनका प्रे है, शिकार वगैरह कम जब हो जाता है तो ऑब्वियसली जब इनके पास खाना कम होगा तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे। पोचिंग इनकी बहुत होती है, इनकी जो खाल होती है उसको लेने के लिए इलीगल वाइल्ड लाइफ एंड पेट ट्रेड में भी हम इसको देख पाते हैं। कंजर्वेशन के लिए इंडिया में क्या क्या हुआ है चलिए समझते हैं। चीता री इंट्रोड्यूस प्रोजेक्शन जो है वो इंडिया के अंदर में चलाया गया था। इंडिया में सितंबर 17, 2022 में हम देखते हैं कि हमारे जो चीतास थे वो रिप्लेनिश हो गए थे, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उनको एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था। जो 1952 के अंदर हमारी कंट्री में एक्सटेंट्स हुए थे उनको वापस से लेकर आया गया। 2022 में हम देखते हैं कि 8 चीता ऐसे थे जिनकी जर्नी शुरू होती है नामीबिया से और उनको लेकर आया जाता है कुनू नेशनल पार्क के अंदर मध्य प्रदेश इंडिया में। तो ये इनका दोबारा है। अब इनकी पॉपुलेशन 21 हो चुकी है। अब जो ये पॉपुलेशन 21 हुई है इनको हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंज करने की भी बात हो रही है कि इनको जो ये एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होगी इनको देना है। खैर चीता से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता होता है टाइगर जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल मैमल होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा मैमल है जो टेरिटरी के ऊपर है। और ख़ास करके जो कैट क्लोज हम बात करते हैं, बिग कैट फैमिली जो होती है उसके अंदर आता है। ये लायन से बहुत ही क्लोज रिलेटिव होता है, यानी कि लायन जैसा ही दिखाई देता है टाइगर। इनफैक्ट अगर इसके फर ना हो तो इसको और लायन को एक्चुअली
एक्चुअली में डिस्टिंग्विश कर पाना, अलग से समझ पाना बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। ये लार्जेस्ट सब स्पीशीज़ के लिए आता है। अमूर टाइगर जो होती है वो स्मॉलेस्ट सब स्पीशीज़ हम जो है वो यहाँ पर टाइगर्स की देख पाते हैं। इसका जो IUCN स्टेटस है वो फिर से इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बारे में और कुछ बताऊं तो पॉपुलेशन इसकी इंडिया के अंदर में लगभग 5,574 है। ये 10 से 15 साल की जो उम्र है उस उम्र तक यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। इनकी बॉडी के अंत पर हम ब्लैक स्ट्रिप्स को देख पाते हैं जो कि ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। और इनके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो ह्यूमन फिंगरप्रिंट से इस वजह से भी मिलते हैं क्योंकि हर टाइगर के ऊपर ये जो स्ट्रिप्स है ये बिल्कुल यूनिक सेट होता है। ऐसे नहीं होता है कि सिमिलर सब पे हुआ है, नहीं, ये एक्चुअली में अलग अलग सेट जो है वो दिखाई देता है। हैबिटेट इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहना पसंद होता है या फिर ये जो बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। इनको रहने के लिए केवल और केवल पानी और शिकार चाहिए होता है, तो इनको ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरिया में रहना है। फीमेल गेस्टिनेशन जो होता है वो 100 से 103 दिन के बीच में होता है और ये 2 से 4 बच्चों को या कब्स को यहाँ पर जन्म देती है। मेल टाइगर की अपीयरेंस की बात करें तो वो थोड़े बड़े होते हैं और अग्रेसिव भी होते हैं। फीमेल जो टाइगर्स होती हैं वो छोटी होती है और मोर नर्चरिंग होती हैं, ज़्यादा प्यार जो है वो दे पाती हैं, अपने बच्चों को भी पालती हैं। हैबिटेट लॉस इनका सबसे बड़ा थ्रेट है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, अगेन वही टाइगर फार्म्स, कैप्टिव टाइगर्स वगैरह, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, पोचिंग कर दी जाती है, एंथ्रोपोजोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी जो इनको थ्रेट है वो खतरा दिखाई देता है। कंजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 के अंदर, जो कि टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर किया गया था और ये लार्जेस्ट स्पीसी कंजर्वेशन इनिशिएटिव था वर्ल्ड के अंदर में जो इस समय पे किया गया था। ये बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं और इनको स्विमिंग सीखनी नहीं पड़ती है, जन्म से ही जेनेटिक्स में ही इनका जो स्विमिंग है वो आती है साथ में और ईजिली ये अपने आप को कूल ऑफ भी जो है वो कर पाते हैं। ज्योग्राफिक रेंज की बात करें तो ये एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। टाइगर्स अभी केवल और केवल 7% जो इनकी पहले 100% जो इनकी रेंज होती थी जिन भागों में ये थे उसके 7% भाग में ही आज बचे हुए हैं। ये हम देख पाते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें चाइना, ईस्टर्न रशिया वगैरह को हम देख पाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान को, हम देखेंगे इंडिया को, इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, ये जो पूरा का पूरा रीजन है सिंगापुर का, ये यहाँ पर अभी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमी से ये आर्टिकल है, बात कर रहा है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है चलिए समझते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो एक्चुअली के अंदर में एक प्लेटफॉर्म से, एक सॉफ्टवेयर आप मान सकते हैं। आरबीआई ने इसको अभी अभी ज्वाइन किया है जुलाई में ही। नेक्सस का एक्चुअली में मतलब क्या है, तो ये आपसे प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। मुझे पूरा का पूरा प्रीलिम्स पेपर्स को समझने के बाद में ये जो मैं बोल सकती हूँ एक्सपीरियंस के साथ में कि ऐसे सवाल आने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। 97-98% मैं कह सकती हूँ कि ये 2025-2026 के अंदर किसी एक साल के अंदर ये ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो नेक्सस जो है काफ़ी कंफ्यूज करने वाला शब्द है। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसके अंदर यहाँ पर एक्सचेंज किया जा सकता है। कोई भी ट्रेड वगैरह जो कोई भी हम चीज़ें ले रहे हैं वो यहाँ पर डोमेस्टिक करेंसी के अंदर ही ले सकें। इसके लिए लिंक किया जा रहा है फास्ट पेमेंट सिस्टम जो होते हैं उनको, और प्लस में हमारा जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनको कनेक्ट किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री इसके मेंबर है, इसमें सिंगापुर, थाईलैंड, जो अदर मलेशिया जैसी कंट्रीज़ है उसमें हम देखेंगे, और साथ ही में यहाँ पर जो आशियान की कंट्रीज़ है 13 कंट्रीज इसमें होती हैं वो भी इसके अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको और ज़्यादा बड़े लेवल तक यहाँ पर जो है वो बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए यही स्टेटमेंट थी कि आरबीआई जो है वो ऑलरेडी इसको साइन जो है वो कर चुका है। मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ये इनिशिएटिव है, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। खैर यही भी आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको फीडबैक देना है अच्छा या बुरा वो दे दीजिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल सुबह फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।